अस्सलाम एवरीवन। ओके, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर का एक फास्ट रिव्यू, जिसमें मैं आपको सारे एससीक्यू एमसीक्यू ऑस्पी वाइवा क्वेश्चंस साथ साथ बताती जाऊंगी। और याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका ये वाला जो चैप्टर है, मेरी कोशिश होगी कि मैं 2 लेक्चर्स में ही करूँ, लेकिन तीसरे में जाएगा बिकॉज इसमें आपके ऑस्पी के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसमें से आपके कुछ ऐसी पेट क्वेश्चन जो वाइवा और एससीक्यू में आते हैं, तो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन दैट। ठीक है, तो मैं कोशिश करी तो सारे जल्द से जल्द कवर हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हुए रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन आपको वर्ड बाय वर्ड आनी चाहिए, बिकॉज वाइवा में आपसे एक एक लफ्ज वैसा ही सुनना पसंद करते हैं जैसा लिखा होता है। और इसकी डेफिनेशन बिल्कुल हेल्थ की डेफिनेशन है। ठीक है, कि इसमें हमने कहा है कि इट इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज accomplished in a state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or disorders of reproductive process। ये बिल्कुल हेल्थ की डेफिनेशन है। और ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ वही कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के दौरान हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे और पूरा प्रोसेस अच्छे से एकम्प्लिश हो अनटिल द जो बेबी की बर्थ है वहां तक। ठीक है, अच्छा, अब इसके कंपोनेंट्स जो है ना, वो डेफिनेशन तो आती है, आपके ऑस्पी में भी आती है, वाइवा में भी आती है, एससीक्यूज में भी आती है। इसके कंपोनेंट्स एज सच कभी आए नहीं है, एक दफा शायद ऑस्पी में आए हो, लेकिन आपको जहन में होने चाहिए कि क्या चीजें, मैं बता देती हूँ। सिर्फ मदरहुड है, डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। फर्टिलिटी रेगुलेशन, यानी कि आपको बर्थ रेगुलेशन और फैमिली प्लानिंग टाइप सीन, ये भी इसमें शामिल है। इनफर्टिलिटी, उससे भी डील करना। फिर आपके जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उनकी प्रिवेंशन और कंट्रोल, बिकॉज दे कैन लीड टू योर रिप्रोडक्टिव प्रोसेस की एबनॉर्मेलिटीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, खास तौर पे एचआईवी और एड्स की प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। मेलिग्नेंसीज ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि आपकी यूट्रस और ओवरीज की मेलिग्नेंसीज बहुत होती हैं। एंड न्यू बॉर्न केयर। तो दीज आर द कंपोनेंट्स, 7 कंपोनेंट्स से आपको एटलीस्ट एक नो हाउ लाजमी होना चाहिए आपके जहन में। होगी क्या चीजें कि अगर आपसे ऑस्पी में सवाल आ जाए तो आप 4 नंबर या 2 नंबर का लिखने काबिल हो। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज द मैटरनल डेथ। ऑस्पी में आता है आपसे, एमसीक्यूज में आता है और वाइवा में पूछते हैं। ऑस्पी में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, मैटरनल डेथ का मतलब ये होता है कि डेथ ऑफ द मदर जो प्रेगनेंसी के दौरान या आफ्टर प्रेगनेंसी हुई है विद इन 42 डेज आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू एनी कॉज विच वॉज एग्रीवेटेड या विच इज डायरेक्टली ड्यू टू प्रेगनेंसी। अगर एक माँ की डेथ हो गई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू एन रोड एक्सीडेंट, मतलब उसको गाड़ी से टक्कर लगी और उसकी डेथ होगी, तो दैट इज नॉट ए मैटरनल डेथ, वो एक सिंपल डेथ होगी। मैटरनल डेथ तब कहनी है जबकि डेथ हुई है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुई है या फिर प्रेगनेंसी के खत्म होने के 42 डेज के अंदर अंदर हुई है, और कॉज जो थी वो प्रेगनेंसी या उसकी वजह से कोई कॉज बनी है। ठीक है, कॉज अगर कोई और होगी, कोई एक्सीडेंट होगा, तो कभी भी मैटरनल डेथ नहीं कहना। आपके पास सवाल आता होता है कि एक औरत थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसकी डेथ हो गई है क्योंकि या तो चूल्हे से की वजह से घर में आग लगने से डेथ हो गई है या फिर एक्सीडेंट से डेथ हो गई है, तो वो कौन सी डेथ होगी, तो दैट इज नॉट अ मैटरनल डेथ। ठीक है, ये बात याद रखनी, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आपके पास अगली जो इंपॉर्टेंट तरीकी चीज है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड रेशियो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और रेशियो में डिफरेंस है। रेट में हम अपने ही नंबर को टोटल अमाउंट से कंपेयर करते हैं, यानी कि टोटल, सपोज हम कर लेते हैं कि टोटल डेथ्स जो मैटरनल, जिसको डेथ हम कहते हैं, टोटल मैटरनल डेथ्स यानी कि डेथ ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और विद इन 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेस। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मैटरनल डेथ्स। तो टोटल मैटरनल डेथ्स जो एक साल के अंदर अंदर हो रही है इन अ स्पेसिफिक एरिया, उसको जब हमने रेट कैलकुलेट करना है तो डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन द रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि 15 से लेकर जो आपका 45 ईयर्स का एज ग्रुप है, उसके अंदर जितनी फीमेल्स हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में, उनसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और रेशियो कब आएगा, जब हम टोटल मैटरनल डेथ्स को डिवाइड कर देंगे टोटल लाइफ बर्थ से। रेशियो क्या चीज होती है, हम 2 डिफरेंट चीजों का रेशियो लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेशियो में हम ले लेते हैं पेंसिल्स, रेशियो रबर्स, कितने रबर है और कितनी पेंसिल्स है, ये रेशियो होता है। तो इसीलिए जब हमने रेशियो लेना है तो हमने टोटल मैटरनल डेथ्स को टोटल लाइफ बर्थ से डिवाइड करना है। ठीक है, ये डिफरेंस याद रखना, पूछते हैं। फिर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा का क्वेश्चन आता है कि MMR स्टैंड्स फॉर व्हाट। MMR से 3 चीजें बनती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और रेशियो एक चीज, फिर आपकी मीजल मम्स रूबेला दूसरी चीज, ठीक है, और तीसरी चीज है मैस मिनिएचर रेडियोग्राफी। ये आपकी बुक्स में नहीं लिखी हुई होती, आपको वाइवा में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। इफ यू नो दिस सो यू शुड नो दिस। ठीक है, MMR से 3 चीजें बनती है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मीजल मम्स रूबेला, ये तो दोनों कम्युनिटी मेडिसिन का पार्ट है, और तीसरी है मैस मिनिएचर रेडियोग्राफी। इसको याद रखना है आपने। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आगे काफी सारी इंपॉर्टेंट बात है। फिर आपके पास एक यस ऑस्पी का क्वेश्चन आता होता है, लेट मैटरनल डेथ को डिफाइन करें। तो लेट मैटरनल डेथ का मतलब ये है कि किसी भी फीमेल की डेथ जो कि प्रेगनेंसी के 42 डेज से लेकर 1 साल के दरमियान हुई है, मतलब फिर प्रेगनेंसी के बाद 42 डेज गुजरने के बाद और 1 साल के अंदर अंदर
ड्यू टू एनी कॉज रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ठीक है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी और उसकी वजह से फीमेल की डेथ हो गई, लेकिन वो हुई इस तरह कि उसकी प्रेगनेंसी के खत्म होने के 3 महीने बाद, सपोज कीजिए, मतलब वो तब से ही बीमार थी, सपोज प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे उसको एनकेफ्लाइटिस हो गया और एनकेफ्लाइटिस में वो 3 महीने कोमा में रही और तीसरे महीने में वो मर गई, तो उसको हम कहेंगे कि वो हमारी लेट मेटर्नल डेथ में आती है, ठीक है। ये भी आपको ऑस्पी का सवाल है, इसको अपने जहन में रखना है। फिर हमारे पास आते हैं कॉजेज क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर ऑस्पी और वाइवा। सबसे एमसीक्यू में आता होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, तो हेमरेज, ठीक है, जो आपका ड्यूरिंग डिलीवरी खासतौर पे पोस्ट पार्टम हेमरेज होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि सबसे ज्यादा डेथ्स इसकी वजह से होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इज हाइपरटेंसिव डिजीजेस, सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं है, हाइपरटेंसिव डिजीजेस में आते हैं प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया और ये सारी की सारी आती हैं। अब ये क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीमेल्स जो शुरू में थोड़ी बहुत हाइपरटेंशन होती भी है उनको बल्कि चक्कर भी आ रहे होते हैं, उनके सर दर्द भी होता है, ब्लरिंग ऑफ विजन तक हो रही होती है, वो लोग ध्यान नहीं देती, ठीक है। इन लॉज इतने बुरे होते हैं कि वो नहीं ध्यान देने देते। आखिरकार पेशेंट फिट्स की कंडीशन में चली जाती है, प्री एक्लेम्शिया में चली जाती है, तब जाके वो हॉस्पिटल में अब लेके आते हैं उसको, बिकॉज खास तौर पे इन पाकिस्तान देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, तो इस वजह से भी वो नहीं जल्दी जल्दी इसको ध्यान देते, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है। तो हेमरेज इज द फर्स्ट कॉज, ये पाकिस्तान के हिसाब से हम ज्यादा बात करते हैं, वरना आउटसाइड अगर देखा जाए अब्रॉड में तो वहां पर तो हाइपरटेंशन वाले डिजीज ऑलमोस्ट खत्म कर दी गई है, लाइक हाइपरटेंशन इज नॉट अ कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन अब्रॉड, यहाँ पर पाकिस्तान में है, ठीक है। अच्छा, हेमरेज इज द फर्स्ट कॉज, हाइपरटेंशन सेकंड मोस्ट कॉमन है। तीसरा फिर आपका आ जाता है सेप्सिस या फिर कोई आपका बैक्टीरियल यानी कि वो वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो जाना, लेकिन अगर वैसे मैं बात करूँ जो ज़्यादा पाकिस्तान में कॉमन है वो एनीमिया भी बहुत है, ठीक है। एनीमिया और मैल न्यूट्रिशन, क्योंकि उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं होता, पुअर फैमिलीज होती हैं, तो ये दोनों कॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीमिया, मैल न्यूट्रिशन। फिर आपके पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, और ड्यूरिंग आपने जब डिलीवरी के दरमियान कोई एनेस्थीसिया का एक्सीडेंट होने की वजह से भी कॉज हो सकती है, लेकिन आपको लाइन वाइज जैसे बुक में लिखे हुए वैसे ही आने चाहिए, जैसे मैंने नंबर दिया हुआ है, हेमरेज, हाइपरटेंशन, सेप्सिस, एनीमिया, एम्बोलिज्म, मैलन्यूट्रिशन एंड एनेस्थीसिया एक्सीडेंट्स, ठीक है। दिस शुड बी एट योर फिंगर टिप्स, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर हमारे पास है क्या चीजें हैं, व्हाट आर द, अच्छा ये तो होती है मेन कॉजेज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी। कुछ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज होती हैं, यानी कि जैसे हमारे पास कोई पेशेंट थी जो पहले से हार्ट डिजीज की पेशेंट थी, मतलब उसके सपोज करते हैं कोई एक वाल्व में प्रॉब्लम था और प्रेगनेंसी होती है तो जाहिर है एक और बच्चे का लोड आ जाता है बॉडी पे, तो वो जो हार्ट डिजीज थी पहले पेशेंट को कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन अब प्रेगनेंसी में वो प्रॉब्लम उसकी बढ़ गई है और वो मैनिफेस्ट हो रही है और पेशेंट को सांस उखड़ता है और उससे चलने नहीं होता और इस किस्म के फीचर्स आते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ठीक है, ये एक हो जाता है। इसी तरह जो आपका है पैरिटी, मल्टी पैरिटी होना, ग्रैंड मल्टी पैरिस, ये भी एक आपकी कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होता है कि मैटरनल मोर्टेलिटी का रीजन बनता है। उसके अलावा जो लिटरेसी है, फैमिली साइज है, ये सारे कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज हैं, देख लेना, लेकिन मेन कॉजेज को याद रखना, ठीक है। अच्छा, क्या मेयर्स हम कर सकते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए मैटरनल मोर्टेलिटी को, तो उसमें आपकी बुक में काफ़ी सारे लिखे हुए हैं कि आप बर्थ को स्पेस करें, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, लोगों के एजुकेशन लेवल होना चाहिए, लोगों को पता हो, ट्रेन बर्थ अटेंडेंट्स हम लगवा दें, वो पुअर जो आपके बहुत दूर दराज के एरियाज होते हैं वहाँ से आने के लिए अच्छी फैसिलिटीज तक, यानी हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए रोड्स ही नहीं है, तो रोड्स होनी चाहिए, उनको पता हो कि इतने पे जब ऐसे उनको एजुकेट करना है कि भाई अगर आपको ऐसे सिम्टम्स नजर आए तो आपने फौरन यहाँ तक पहुंचना है, ये सारी बातें हुई, ठीक है। ये अपने से भी लिख सकते हैं, इनमें कोई ऐसी खास बात नहीं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जो अगली इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये हाई रिस्क अप्रोच है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाई रिस्क अप्रोच इन प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि कौन से वो केसेस होते हैं जिनको हम हाई रिस्क केसेस कहते हैं। ये सवाल एसईक्यू में बेशतर दफा आता है, बेशतर दफा आपसे या तो पूछ रहे थे कि एक फीमेल आपके पास आई है जो कि 6 ऑलरेडी बच्चे उसके हैं और अब उसका 7वां बेबी है, तो बताएं कि इज दिस हाई रिस्क और नॉट, और हाई रिस्क कौन से केसेस होते हैं वो लिखें। इस तरह का सिनेरियो आपके पास बहुत दफा आता है, तो आपके पास पता होना चाहिए कि कौन से केसेस होते हैं जो हाई रिस्क हैं, या तो बहुत यंग एज है फीमेल की, यंग से मुराद है कि 18 से कम साल की है, या बहुत ओल्ड है, बहुत ओल्ड है 35 से ज्यादा सालों की, ठीक है, हाई रिस्क होगा। प्री मेच्योर या पोस्ट मेच्योर केस है, यानी कि 9 महीने से पहले या 9 महीने से ज्यादा है, तो वो भी हाई रिस्क हो जाता है। ग्रैंड मल्टीपैरा, ग्रैंड मल्टीपैरा का मतलब है जिसके 5 बच्चे हैं और मजीद वो प्रेग्नेंट है, तो दैट इज अ ग्रैंड मल्टीपैरा फीमेल, ठीक है। वो भी आपकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें। शॉर्ट स्ट्रेचर, अगर 5 फीट से कम है और पहली प्रेगनेंसी है तो ये भी आपका हाई रिस्क केस होता है, ठीक है। 5 फीट से कम होने में पेल्विस डिफॉर्मिटीज और इसकी मतलब डिफॉर्मिटी तो नहीं लेकिन प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। ट्विन प्रेगनेंसीज इज ऑलवेज अ कॉम्प्लिकेशन। मैल प्रेजेंटेशन, अगर बच्चे का सर सामने होने के बजाय उसकी टांगों वाली साइड सामने है टुवर्ड्स योर वजाइनल कैनाल, तो प्रेजेंटेशन भी खराब होगी, इसका मतलब हाई रिस्क आ गया। फिर अगर एनीमिया है, फीमेल को पहले से हीमोग्लोबिन उसका 7 से कम है और टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि उसको कोई प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया या हाइपरटेंशन है, तो जाहिर है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाई रिस्क।
और अगर उसकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री सही नहीं थी, यानी कि उसे पहले कोई उसकी वो हुआ है मिसकैरेज है या कोई उसको पोस्टमार्टम हेमरेज की हिस्ट्री है, तो आप डेफिनेटली उस पर ध्यान देंगे। और डिजीजेस जो उसको फीमेल कोई और है जो जिसको और कोई डिजीज जैसे हार्ट डिजीज है, रीनल डिजीज है जो हमेशा से उसके साथ लगी हुई है, तो वो भी हाई रिस्क केसेस होते हैं। तो ये पक्का, ये तो बहुत पक्का वाला याद होना चाहिए, ठीक है। जो मैं कह रही हूँ ये सारी मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हैं, तो इनको नहीं आपने भूलना। ये अब जैसे थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट था, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही ज्यादा है। फिर हमारे पास आ जाता है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। इसके ज़ाहिर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ये है ना कि बच्चों की सेहत अच्छी हो, माँ की सेहत अच्छी हो, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हों, और ये सारी बातें, इसमें से कुछ भी नहीं पूछते होते। इसके जो एलिमेंट्स हैं उसमें हम तीन चार ग्रुप से उनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला ग्रुप होता है एंटीनेटल केयर, यानी कि केयर ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब एंटीनेटल केयर में ना सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है, सबसे ज़्यादा वो ये है, ठीक है, जो ब्लैक में मैंने लिखी है कि पेशेंट, ये आपकी ऑस्पी में भी आती है, एससीक्यूज में भी आती है। रूटीन विजिट्स कितने होंगे फीमेल की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और अगर फीमेल बहुत दूर दराज इलाके की है तो कितने मिनिमम विजिट्स हैं जो कि होने चाहिए लाजमन, ठीक है। और फर्स्ट विजिट पे आपके पास फीमेल आ जाती है तो आप उसका क्या क्या चेक करेंगे, तो ये बुक में हर चीज़ लिखी हुई है। जो आपके रूटीन विजिट्स होते हैं वो टोटल आपके हैं इस तरह से कि आपका फर्स्ट विजिट तो हो जाना चाहिए एज सुन एज पॉसिबल, लाइक जैसे ही आपको अंदाजा है, आपको शक पड़ता है, तो फिर फीमेल को आ जाना चाहिए, जो डेफिनेटली विद इन फर्स्ट मंथ होता है, ठीक है। तो रूटीन विजिट में पहला विजिट एज सुन एज पॉसिबल। उसके बाद 28 वीक्स तक हर 4 हफ्ते बाद वो आएगी, ठीक है। जब तक उसके 28 हफ्ते पूरे नहीं हो जाते, हर 4 हफ्ते बाद, यानी महीने में एक दफ़ा उसने आना है। उसके बाद जब 28 वीक्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद 36 वीक्स तक हर 2 हफ्ते बाद वो चेक करवाएगी। और जब 36 वीक्स भी पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती तब तक हर हफ्ते उसने आना है, ठीक है। तो आपने ये सारी बात हफ्तों के हिसाब से करनी है, महीनों में बात करेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। डू टॉक अबाउट वीक्स। 28 वीक्स तक हर 4 वीक्स में एक दफ़ा, 36 वीक्स तक 2 वीक्स में एक दफ़ा, उसके बाद हर हफ्ते एक दफ़ा, जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती। ये तो रूटीन है। लेकिन जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए मिनिमम जो विजिट्स होते हैं ना, वो ये है कि फर्स्ट विजिट एटलीस्ट आपका 12 वीक्स पे हो जाना चाहिए। मतलब 12 वीक्स का मतलब ये है कि 3 महीने में मतलब एक विजिट आपका लाजमी होना चाहिए, जो पहले 3 महीने जिसमें हम कंफर्म कर देते हैं प्रेगनेंसी को। फिर उसके बाद सेकंड विजिट कब हो, 24 वीक्स पे, यानी 6 महीने, 6th मंथ पे। पहला जो विजिट है वो 3rd मंथ पे, सेकंड विजिट 6th मंथ पे लाजमी होना चाहिए, ताकि देखा जा सके कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, और हेल्थ प्रोफाइल पेशेंट की कैसी है। फिर 3rd विजिट आपका होगा 32 से 34 वीक्स पे, यानी कि आप समझ लो ऑलमोस्ट 8th मंथ में, जिसमें चेक करते हैं कि पोजीशन कैसी है पेशेंट की और सब कुछ नॉर्मल है या नहीं। और फिर 36 वीक्स पे लास्ट विजिट आपका होता है, जिसमें हम डिलीवरी को डिसाइड कर लेते हैं कि किस दिन करनी है, ठीक है, या फिर उसको एक एस्टिमेटेड आइडिया बता दिया जाता है। तो 4 विजिट्स इज द मिनिमम विजिट, टोटल 4 विजिट्स एर मिनिमम। और रूटीन में तो ये सारे हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये आपका ऑस्पी में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। बाकी अगले बार में करते हैं। अभी तक कोई मसला हो गया ना, थैंक यू।